हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। देखिए अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए हमें अब और मेहनत करने की ज़रूरत है एंड अच्छे से पढ़ाई करते हुए डेली लेक्चर्स को कवर अप करते हुए हमें अपने सिलेबस को खत्म करना है। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का अंदर बच गया था उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कल हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, उसी से रिलेटेड आज टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दैट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है जितनी भी पावर गिवन है कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर उनका टोटल सम। सो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ऑर्डर प्योरली एक्सपेरिमेंटल होता है। इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और इवन इन दी फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑर्डर आपका होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल भी हो सकती है। अब आता है आपका रेट लॉ, the mathematical expression that gives you the true rate of reaction in terms of concentration of reactant which actually influences the rate is called rate law. rate law का मतलब क्या है? rate law आपका mathematical expression होता है जो कि आपको स्पीड के बारे में बताता है, रिएक्शन की रेट के बारे में बताता है और जो कि टोटली टर्म डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ओके, तो ये है आपका रेट लॉ। इस रेट लॉ की मदद से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। नाउ रिएक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर जितना भी ऑर्डर होता है उसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, 1 है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया जाता है, 2 है ऑर्डर तो उसे सेकेंड ऑर्डर बोल दिया जाता है। अ रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वन कंसंट्रेशन टर्म्स डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जब एक कंसंट्रेशन टर्म किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगी तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। A reaction is said to be second order reaction when two concentration terms determines the rate of reaction. अगर दो concentration term determine कर रही हैं रेट को तो उसे second order reaction कहा जाएगा और अगर 3 concentration terms रेट को determine कर रही हैं तो उसे third order reaction कहा जाएगा। Now, different order of reactions. अब देखिए आपको यहाँ पे दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं, जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम इन दोनों ऑर्डर के बारे में कुछ ना कुछ देख लेंगे, मतलब कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के केस में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो सबसे पहला केस है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंजेस विद टाइम। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर टाइम के बीतने पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई भी फर्क नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए A इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हो रहा है आपके प्रोडक्ट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी रेट क्या है, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए माइनस dA/dt आपको पता है रेट हो गई रिएक्टेंट की, इज इक्वल टू K0 into A0. Now what is K0 and A0? A0 आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया एंड K0 is your constant. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt is equals to K0. रेट कांस्टेंट को अगर बात की जाए तो रेट कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है सिंबल K से। K is equals to x/t. X is what? Concentration and T is what? Time taken. Okay, so K is
x अपॉन टी इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपसे कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में यूनिट क्या होती है। तो यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ की अगर बात की जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, तो टी हाफ होती है a अपॉन 2k। नाउ व्हाट इज a एंड 2k? a इज योर कंसेंट्रेशन वाइल k इज योर रेट कांस्टेंट। ओके, अगर ग्राफ की बात की जाए रेट और कंसेंट्रेशन के बारे में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन के बारे में अगर ग्राफ की बात की जाए जीरो ऑर्डर के केस में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो आपको भी ये चीजें याद रखनी है। अब है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन कंसेंट्रेशन। ओके, ए से प्रोडक्ट बना, आपने रेट लिख दी, dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू KA और dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स। वॉट इज A माइनस एक्स? A आपका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, जो टोटल कंसेंट्रेशन है, x इज योर द कंसेंट्रेशन विच इज लेफ्ट आउट। रेट कांस्टेंट की अगर बात की जाए, तो रेट कांस्टेंट आपका आता है dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K इंटू dt। जब आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाती है dx अपॉन a माइनस एक्स dt। जितनी कंसेंट्रेशन x की है, x अपॉन a माइनस एक्स अपॉन इंटू dt, ये आती है आपकी रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन k। k इज व्हाट? रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि टी हाफ कैलकुलेट कीजिए अगर के की वैल्यू गिवन है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आपसे t3/4 और t हाफ का रेशो पूछा जाता है, हाफ लाइफ t हाफ एंड t3/4 का रेशो पूछा जाता है, तो वो रेशो आता है इक्वल्स टू दी 2। इंटरवल फॉर्मूला के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे चल के। तो k is equals to 2.303 divided by delta t log a minus x1 and a minus x2, where x1 and x2 be the amounts of decomposed up to time t1 and t2। जितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ, जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ, वो है आपका x1 एंड x2। ग्राफ की अगर बात की जाए, तो ग्राफ आपके रेट और कंसेंट्रेशन, टी हाफ एंड कंसेंट्रेशन, लॉग ए एंड टी के केस में कुछ इस तरीके से आते हैं। ग्राफ भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये बात हुई आपकी इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, इंटरवल फॉर्मूला के ऊपर आपको एक क्वेश्चन गिवन है। 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 hours। व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की बात हो रही है। 90% रिएक्शन आपकी 10 आवर में कंप्लीट हो रही है। 99.9% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी आपसे पूछा गया है। तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं। आपने फॉर्मूला लिखा K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। आपने इंटरवल फॉर्मूला लिखा डायरेक्टली। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा K की वैल्यू क्या है। आपने सबसे पहले 100% के लिए मान लिया। ओके, तो आपने लिखा 2.303 अपॉन टी आपको 10 आवर्स गिवन था, लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। A आपकी टोटल कंसेंट्रेशन, A आपने लिखी 100, x आपकी जो कंसेंट्रेशन गिवन है, आपको कितनी गिवन है? 90% कंसेंट्रेशन आपको गिवन है इन 10 आवर्स। तो आपने क्या लिखा? A माइनस एक्स इज योर 10। 100 माइनस 90 आपने किया तो आपके पास आ गया 10। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई? K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 100 अपॉन 10। आपने जैसे ही सॉल्व किया, आपके पास K की वैल्यू आ गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आर इनवर्स। यहाँ पे आर इनवर्स क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब नाउ फॉर 99% कंप्लीशन। अब आपको 99% के लिए बताना है। आपने क्या किया? वापस से वैल्यू रखी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब आपको पता है, आपको टाइम तो निकालना है ना। K की वैल्यू तो आपके पास आ गई यहां से, तो आपने टाइम उधर ले गए। आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई।
फिर ए की वैल्यू कितनी है 100, आपने 100 लिखा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, ए माइनस एक्स किया तो आपके पास 0.1 आ गई। जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपको पता है log 1000 की वैल्यू होती है 3, तो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली 2.303, k1 की वैल्यू आप निकाल चुके थे 2.303 इंटू 10⁻⁻1। जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 30 आवर्स। तो 99.9% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी 30 आवर्स के अंदर। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी है, देन आपको टाइम निकाल लेना है, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत स्मूथली आपसे हो जाएगा, फ्री के मार्क्स दे जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज मॉलिक्यूलैरिटी। व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? Molecularity is defined as the number of molecules, atoms or radicals that collides simultaneously in order for the reaction to take place. Molecularity को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर रेडिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, जिससे कि रिएक्शन हो सके, रिएक्शन फीजिबल बन सके। It is always a whole number and cannot be zero or in fraction. Molecularity हमेशा होल नंबर में होगी और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये कभी भी फ्रिक्शनल नहीं हो सकती। Reactions are classified in terms of molecularity as unimolecular, bimolecular, trimolecular, etc. Reactions को किस तरीके से कंसिडर किया गया है? यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर और ट्राइमोलिकुलर। इंपॉर्टेंट चीजें कुछ गिवन हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व कैटलिस्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपके कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इन्वॉल्व हो सकती है। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर फॉलो हो रही है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं। दिस इज ट्रू। नाउ थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। आप बेसिकली यहाँ पे दो रिएक्शन रेट्स के बारे में थ्योरी देखेंगे। नंबर 1 इज कोलिजन थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली थ्योरी। इफ टू मॉलिक्यूल्स आर टू रिएक्ट टुगेदर दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स का कोलिजन जरूरी है, उन दोनों में टकराव जरूरी है। The collision between all molecules do not lead to the chemical reaction। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है तो हर कोलिजन की वजह से एक केमिकल रिएक्शन हो। The collision between all molecules do not lead to the chemical reaction. Only those collisions result in the chemical reaction in which the molecule acquire energy is equal to or greater than the activation energy and the orientation of molecule is suitable। केवल वही कोलिजन की वजह से केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के पास उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? किसी भी मॉलिक्यूल के पास किसी अदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए एक जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, मिनिमम एनर्जी जो होती है, उसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Activation energy is the energy that must be provided to compound to result in a chemical reaction। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी तो आपको पता चल गई, मिनिमम एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि एक मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन करेगा। ऐसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। The colliding molecule must possess certain minimum energy, that is threshold energy, to make the collision effective। और एक मिनिमम एनर्जी
होनी चाहिए जिसकी वजह से फर्दर कोलिजन हो पाएगा. The additional energy required by the molecule to attain threshold energy is called activation energy. Minimum energy is your threshold energy. Threshold energy को जैसे ही molecule पार कर जाएगा वैसे ही additional energy की उसे requirement होती है, और वो additional energy क्या कहलाती है? वो additional energy कहलाती है activation energy. It is acquired by the molecule as a result of interchange of energies during collision. अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको याद रखना है. एक्टिवेशन एनर्जी की अगर बात की जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ सेकेंड थ्योरी इज थ्रेशोल्ड स्टेट थ्योरी. फर्स्ट थ्योरी हमने पढ़ी कोलिजन थ्योरी, सेकेंड है threshold state theory. This theory is based on the fact that bond formation and bond dissociation involved in a chemical reaction must occur continuously. कि अगर किसी molecules के बीच में bond बन रहा है तो simultaneously bond टूट भी रहा है. For a reaction to occur, the reactants having sufficient energy must approach each other to form a activated complex. और अगर कोई रिएक्शन होनी है किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो reactants should have sufficient energy that must approach each other to form a activated complex. The energy of activated complex is higher than that of the reactants and products. और जो activated complex बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होगी. ये स्टेटमेंट है थ्रेशोल्ड थ्योरी का. The reactant must cross the energy barrier before converting into product. और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा, और अगर उसे फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसकी एनर्जी को एक एनर्जी बैरियर, एक लाइन तक क्रॉस करना होगा, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा. जस्ट लाइक एक्टिवेशन एनर्जी. The energy barrier has energy equal to the energy of activation. तो यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर की बात हो रही है वही आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. ओके, The energy changes during the exothermic and endothermic reaction versus the process of reaction are shown below. एनर्जी कुछ इस तरीके से चेंज होती है अगर आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो ये आपके ग्राफ हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केस में. ये ग्राफ भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए. ओके गाइस, तो ये ग्राफ आप अच्छे से देख लीजिए. रिएक्टेंट है आपका यहाँ पे, ये आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना. EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा E इज योर, आपने देखा था अभी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस करा था आपने, जो कोलिजन एनर्जी थी उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था. ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ये दोनों ग्राफ भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से लर्न रखने हैं. नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट. कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी. Second factor is pressure. For the reaction involving gases, an increase in pressure increases the rate of reaction. अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में गैसेस प्रेजेंट हैं तो जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, टकराव इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. Increase in temperature in most cases increases the rate of reaction and the rate constant. टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी और रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द कैटलिस्ट. A catalyst is the substance which lowers the energy of activation of the reaction. कैटलिस्ट क्या होता है? आपको पता है कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि एनर्जी को कम कर देता है बाय मिक्सिंग इन दी रिएक्टेंट्स.
कभी भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट के अंदर मिक्स नहीं होगा, मतलब बस वो सोल्यूशन के अंदर जाएगा, जो भी आपका है उसकी एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन को feasible बना देगा. The magnitude of energy barrier is reduced in presence of catalyst. जो एनर्जी बैरियर है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कैटलिस्ट कम कर देगा और आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. इतना सा काम होता है कैटलिस्ट का. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. हमने आज केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक खत्म कर लिया है बहुत अच्छे से. इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर डेफिनेटली मिल जाएंगे. एंड नाउ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं. आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर गिवन है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप नेहा तनेजा मैम को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो जरूर कीजिए. नेहा तनेजा मैम is one of the best educator on Unacademy platform. On Unacademy platform, आपको daily life classes, structural courses, live test and quizzes and with one subscription you will get unlimited access. अगर आप interested हैं तो आप detailed paid classes के साथ भी जा सकते हैं. And after taking these detailed paid classes, you can use referral code NEHA, that is NEHA. और ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है टोटल फी के ऊपर. थैंक यू वेरी मच गाइस. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो.